अच्छा, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज नेविगेशन। लेकिन थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज पे पहले बातचीत करेंगे कि कौन कौन सी थर्ड पार्टी जो है वो लाइब्रेरीज हैं रेखनेटिव में, वो किस किस सिनेरियो में हमें हेल्प कर सकती हैं और उनको हम यूज़ कैसे करेंगे। ये दो तीन चीज़ें हमें लर्न करनी है। तो फिर हर थर्ड पार्टी सोल्यूशन में हमारा सेम ही सिनेरियो चलेगा जो हम एक में करेंगे। लाइक सबसे पहले रिएक्ट नेविगेशन गूगल करेंगे तो हमें ये एक लाइब्रेरी मिल गई है। और इसकी डॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन है। मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन में जब भी हम भी कोई भी लाइब्रेरी की बात करेंगे तो हमें गेटिंग स्टार्टेड पेज में जाना है मोस्ट ऑफ द टाइम। गेटिंग स्टार्टेड पेज में जाके वहाँ से हमें लाइब्रेरी को फाइंड करना है कि उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो हर लाइब्रेरी ने अपनी एक डॉक्यूमेंटेशन लाजमी बनाई है कि जिसके अंदर उसने मेथड लिखा है कि इसको यूज़ कैसे करना है और इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले हम जो चीज़ इंस्टॉलेशन वाली है, जैसे कि देखो इंस्टॉलेशन, और उसके नीचे उसने सारी गाइड दी है कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, हमने उसकी गाइड को फॉलो करना है। इसी तरह इंस्टॉलेशन के बाद फिर उसने ये सारे डॉक्यूमेंटेशन में प्रोवाइड किया कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो हर लाइब्रेरी अपनी डॉक्यूमेंटेशन में दो चीज़ें ज़रूर देगी कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है और इसको यूजेज कैसे करना है। तो हर ऑलमोस्ट हर लाइब्रेरी में ऐसे होगा। तो जस्ट लाइक अगर हम इसके गेटिंग स्टार्टेड में बात करें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है कि आपके पास जो है वो रेकनेटिव का वर्जन इससे बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट बड़ा ही होता है। अगर हम पैकेजेशन में देखें तो अभी रेकनेटिव का वर्जन है 0.72 और उसको मिनिमम कितना चाहिए 6.3। तो हमारा वो ओके है। फिर एक्सपो का वर्जन अगर इन केस आप एक्सपो यूज़ करें तो 41 से बड़ा होना चाहिए। टाइप की का वर्जन इन केस आप टाइप की यूज़ करें तो वो इससे बड़ा होना चाहिए। तो फिर आपका ये सोल्यूशन वर्क करेगा। अच्छा, फिर इंस्टॉलेशन के लिए ये वाली कमांड चलानी है, वो npm में चला सकते हैं या यान में चला सकते हैं। तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, डेफिनेटली प्रोजेक्ट के टर्मिनल में जाएंगे और वहाँ जाके ये वाली कमांड जो है वो चला देंगे। अच्छा, अब फिर npm इंस्टॉल दिस हो जाएगा। इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसी इनटू एक्सपो मैनेज्ड प्रोजेक्ट। अगर एक्सपो में आप हो तो आपको ये वाली कमांड चलानी है। तो हम एक्सपो में नहीं है ना, हम ये कमांड नहीं चलाएंगे। यानी कि हम मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा हूँ ये कैसे चल रहा है। फिर इंस्टॉलिंग डिपेंडेंट बेयर रेकनेटिव प्रोजेक्ट। अगर आप रेकनेटिव प्रोजेक्ट में हो तो आपको ये वाली डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल करनी है। आप इसको कर लोगे। अच्छा जी, आगे इसको इंस्टॉल करेंगे। फिर हमने क्या करना है, npx पोर्ट इंस्टॉल iOS, ये कोड चलाना है जिससे iOS की वो डिपेंडेंसी नेटिव जो भी है वो इंस्टॉल कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें ये वाली चेंजेस करनी है, देन ये वाली चेंजेस करनी है। ये सारी चेंजेस करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चल जाना चाहिए लॉजिकली। तो आइडिया ये है कि जो उसने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं मुझे उसको अगर मैं फॉलो नहीं करूँगा तो फिर मुझे एरर आएंगे, अगर मैं उसको फॉलो करूँगा तो फिर मुझे एरर नहीं आएंगे लॉजिकली। तो हम बारी बारी जो भी उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको चलाते जाते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन चला दी, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन चला देते हैं, फिर उसके बाद ये वाली तीसरी कमांड चला देंगे। फिर एंड्राइड पे मैनेज करने के लिए वो क्या कह रहा है कि आपको फाइल में जाना है मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में। उसके बाद ये आपको मिलेगी एंड्राइड, ये पाथ उसने दिया हुआ है और उसके अंदर आपको ये क्लास हाईलाइट करनी है मेन एक्टिविटी। और उसके बाद ये वाली लाइंस ऑफ कोड आपको वहाँ पे ऐड करना है। सही है। उसके बाद टू मेक श्योर टू द ऐड फॉलोइंग कोड स्टेटमेंट द टॉप ऑफ दिस फाइल बिलो योर पैकेज स्टेटमेंट। पैकेज स्टेटमेंट के नीचे आपने ये वाली फाइल भी लगानी है। देन हमें नीचे ये शायद उसने यूजर्स का दिया है कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये थोड़ी सेटअप है जो हमें करना है। तो हम देखते हैं कि हमारी कमांड जो है वो चल गई है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये वाली कमांड चला देते हैं। जो जो वो कमांड्स कह रहे हैं हम उसको फॉलो करते जाते हैं। फिर उसके बाद उसने कहा था ये वाला कोड कॉपी करना है किस फाइल में,
एंड्राइड में, ऐप में, सोर्स में, मेन जावा, तो उसमें हम चले जाते हैं। एंड्राइड में एंड्राइड में, उसके बाद ऐप में, सोर्स में, उसके बाद मेन में, जावा में, मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल मुझे यहाँ पे नज़र आ गई। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा था, दो तीन चीज़ें उसने इसमें मेंशन की थी। एक, आपको इसमें से मेन एक्टिविटी क्लास फाइंड करनी है। तो मेन एक्टिविटी की क्लास मुझे यहाँ से फाइंड करनी है, ये वाली क्लास है। और उसके अंदर वो क्या कह रहा था कि यहाँ पे कोई भी कोड होगा उसके नीचे आपने ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके नीचे भी कोई भी कोड होगा तो हम इस ओवरराइड के नीचे, यहाँ पे काफ़ी ओवरराइड मेथड्स हैं, तो हम टॉप पे भी लगा सकते हैं, उसके नीचे भी लगा सकते हैं। हम यहाँ करके इसको प्लेस कर देते हैं जो भी उसने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा था कि ये वाली लाइन पैकेज इंपोर्ट करने के बाद कॉपी पेस्ट कर दो। तो ये पैकेज इंपोर्ट हो रहा है, उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सही है। और उसके बाद ऑल गुड, और उसने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। अब वो कह रहा है कि नेविगेशन करनी कैसे है। उसके लिए आपको ये नेविगेशन का कंटेनर जो है वो रैप करना है। तो हम इसके एक एग्जांपल कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट में सोर्स में नेविगेशन करके हमने एक फोल्डर बनाया था, उसमें एक हम फाइल बना लेते हैं navigation.tsx में भी, और उसमें हम ये वाला सारा कोड उसका कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सही है। अब यहाँ पे वो कह रहा है इसमें आपका रेस्ट ऑफ द कोड होना चाहिए इस नेविगेशन कंटेनर के अंदर। सही है। अब दो ऑप्शन है, या तो हम डायरेक्टली ये वाला नेविगेशन कंटेनर रैप कर लें अपनी ऐप फाइल में, या दूसरा हम इसको नेविगेशन बना लें। तो मैंने नेविगेशन करके मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया फंक्शन को। अब ये वाले, अब फर्दर हम इसमें कोड देखेंगे क्या क्या करना है, और मेन जावा फाइल भी मैंने इसमें राइट कर ली है। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, नॉर्मली मैंने आपको बोला था कि दो तरीके से हमारा कोड चल जाएगा। अगर आपके पास बिल्ड ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे ये हेलो करके बिल्ड मेरे पास पहले से बना है, अब मैं इसको रन करूँगा तो ये नहीं चलेगा क्योंकि इसको बंडल का सर्वर चलता हुआ चाहिए। तो वो चलेगा किस तरह मेरे पास, कैसे चलाते हैं हम उसको, npm स्टार्ट ऐसे चलाते हैं ना, npm स्टार्ट, तो इससे मेरा सर्वर चल जाएगा। लेकिन स्टिल जब सर्वर चलेगा इससे, तो मेरी एप्लीकेशन चल गई, लेकिन इसमें नेविगेशन काम नहीं करेगी। इसमें नेविगेशन काम नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि हमने नेटिव एंड्रॉइड के फोल्डर में पता कुछ चेंजेस किए हैं, और iOS के अंदर पोर्ट भी दोबारा इंस्टॉल किए हैं। तो उसकी वजह से अगर मेरी एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ जावास्क्रिप्ट की चेंजेस आ रही हैं, तो फिर मुझे दोबारा से बिल्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मुझे बंडल रन करना है और बिल्ड के ऊपर जाके क्लिक करना है, ऐप में मेरी एप्लीकेशन चल जाएगी जैसे इस केस में चल गई। सही। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, क्या की है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल की है जिसके अंदर जो चेंजेस हैं वो नेटिव लेवल पे हैं, iOS और एंड्रॉइड फोल्डर में चेंजेस हुए हैं, फिर आपको बिल्ड दोबारा बनाना ज़रूरी है, दूसरे केसेस में नहीं है। मतलब हम ऐसी लाइब्रेरी इंस्टॉल करें जो प्योर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो फिर हमें दोबारा बिल्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्ड बनाने का मतलब समझ में आता है ना, npx react नेटिव रन iOS या रन एंड्रॉइड, उस कमांड से बिल्ड बनता है, वो टाइम लेता है ज़्यादा। जो बंडल रन करना है वो तो कमांड है, फ़ौरन रन हो जाती है, और अंदर से क्लिक करें तो आपका बंडल उससे कनेक्ट हो जाता है। बिल्ड दोबारा बनाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस आप ये रूटीन बना दो, जब भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे तो दोबारा बिल्ड बना लेना अच्छी चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, अब
रेदर देन ये सर्वर रन करें, हम यहाँ पे रखेंगे npx react native रन iOS या रन एंड्रॉइड। अब ये दोबारा बिल्ड बनाएगा, अब उस बिल्ड में ये नेविगेशन वाली चीज़ों को भी ऐड कर देगा। मेरी बात समझ आ रही? तो वो दोबारा बिल्ड बना के उसमें नेविगेशन भी वो सेटअप कर देगा। दोबारा बिल्ड बना के रन करना पड़ेगा। जब भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे तो प्रैक्टिस कर लेंगे दोबारा बिल्ड बनाना। बिल्ड बनाना दोबारा प्रॉब्लम क्या है कि टाइम लेता है। देखो मेरी मशीन में भी इतना टाइम ले रहा है, तो आपके पास इससे ज़्यादा टाइम भी लेगा। अब तो ऑटोमेशन, अब ये दोबारा बिल्ड बन गया, अब इसमें नेविगेशन ऐड हो गई। अब मैं नेविगेशन के फंक्शन चलाऊंगा तो चलेगी। सही है। अच्छा, अब लाइब्रेरीज भी ना दो तरह की हैं। एक लाइब्रेरीज है नेटिव लाइब्रेरीज और एक लाइब्रेरीज हैं जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज। लाइक एक ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिन्होंने 3 लैंग्वेजेस में कोड किया है, जावास्क्रिप्ट में भी, एंड्रॉयड में जावा में भी, और ऑब्जेक्टिव सी iOS में ऑब्जेक्टिव सी में भी। उन लाइब्रेरीज को हम बोलते हैं नेटिव लाइब्रेरीज, क्योंकि वो नेटिव ऑब्जेक्टिव सी और जावा में भी कोड कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट में भी कोड उन्होंने किया। और कुछ लाइब्रेरी, उससे क्या फ़ायदा होता है, वो लाइब्रेरी ज़्यादा फास्ट होती हैं। क्यों बोला? क्योंकि उनका जो कोड है वो तो लिखा हुआ है ना किसमें, ऑब्जेक्टिव सी या जावा में, वो तो डायरेक्टली मशीन फ़ोन पे चल रहा है, तो वो तो फास्ट होता है ना। जावास्क्रिप्ट वाले कोड को तो कंपाइल करना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू जो हमारा जावा वाला, सॉरी जावा या ऑब्जेक्टिव सी वाला कोड है, उसमें कंपाइलेशन नहीं आती, तो वो तो कोड उधर ही चल रहा है नेटिव में। तो इसलिए जो लाइब्रेरी ज़्यादा नेटिव होती हैं हम उनको ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि वो हमें यूज़ करनी चाहिए, ताकि उसमें परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी गेन हो जाती है, अच्छी परफॉर्मेंस हमें मिलती है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि ये जो लैंग्वेज लाइब्रेरी है इसने भी नेटिव में कोई चेंजेस किए हैं, तो इसने कोई नेटिव कोड भी लिखा है, इसका मतलब ये अच्छी लाइब्रेरी है। लेकिन कुछ ऐसे सोल्यूशन भी होते हैं जिसमें हमें नेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे मूवमेंट है, एक लाइब्रेरी है जिसमें डेट के फॉर्मेट्स हैं, या day.js है, तो उसमें iOS एंड्रॉइड रिलेटेड तो कुछ नहीं है ना, वे प्योरली जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो वो हमें हेल्प मिल जाती है उस लाइब्रेरी से कि हम उसमें जावास्क्रिप्ट के कुछ कोड को हेल्प मिल रही है। लेकिन कुछ उसको हम बोलेंगे सिंपल जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, और कुछ नेटिव लाइब्रेरीज होंगी जिसमें एंड्रॉयड और जावा लेवल पे भी या iOS लेवल पे भी चेंजेस जो हैं वो होंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उन लाइब्रेरीज में लाइक ये day.js या moment.js। अब ये जो पैकेजेस हैं ये प्योरली जावास्क्रिप्ट के पैकेजेस हैं जो डेट्स को फॉर्मेट करते हैं इन डिफरेंट वेज। सही है। तो इन दोनों लाइब्रेरीज का जो iOS और एंड्रॉइड से कोई लेना देना नहीं, तो ये प्योरली जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं। तो ये अगर हम इंस्टॉल कर भी लें तो हमें इसको दोबारा बिल्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्ड उस सूरत में बनाना है अगर हमारी एंड्रॉयड और जावा या iOS फोल्डर में चेंजेस आ रहे हैं, वो हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी लाइब्रेरी किस में चेंज कर रही है। तो अगर हम ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करके कोड करेंगे तो मैं तमाम ही बिल्ड बनाऊँ और उसी में अपनी चेंजेस करूँ तो इनका काम चलने लग जाएगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट तो रन टाइम पे कंपाइल होती है ना। एवरी टाइम जब हम कोड करते हैं तो बंडल जो हमारा रन हो रहा है, यानी कि इस पर जो हमारा ये बंडल रन हो रहा है ये कंपाइल करता है जावास्क्रिप्ट को। तो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को ये रन टाइम पे कंपाइल कर देता है। लेकिन अगर नेटिव लेवल की लाइब्रेरी होती है तो ये बंडल उसको कंपाइल करने के लिए नहीं है। तो उसको कंपाइल करने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो और एक्सकोड है जिसको हमने इंस्टॉल किया था। यानी कि ऑब्जेक्टिव सी या जावा में जो चेंजेस आएंगे उसको जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर तो कंपाइल नहीं करेगा ना, उसको तो एंड्रॉयड स्टूडियो या एक्सकोड कंपाइल करेगा। इसी वजह से हमने एक्सकोड या एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया था ना, तो इसलिए हमें दोबारा बिल्ड बनाना पड़ता है। बात समझ आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि हम अगर दोबारा बिल्ड बार बार बनाएंगे हमारा टाइम ज़ाया होगा और उससे आपकी कोडिंग की स्पीड कम होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कब दोबारा बिल्ड बनाना है और कब दोबारा बिल्ड नहीं बनाना, ताकि आप अपना थोड़ा टाइम सेव कर सको। एवरी टाइम बिल्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है।
हर रोज़ जब सुबह काम शुरू करते हो तो जस्ट पैकेज पे क्लिक करो, इधर से npm स्टार्ट करो, आपका कोड चल रहा हो। अच्छा जी, नेक्स्ट टारगेट क्या है? बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। अब जैसे ये डे डॉट जेएस को यूज़ कैसे करना है, मोमेंट को, अब उन्होंने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ये देखो ये सारी कमांड्स दी हुई हैं इंस्टॉलेशन की, npm से, यान से, नागट से, spm से, ये कितने उन्होंने दिए हुए हैं। इसी तरह इसको यूज़ कैसे करना है उसके ये सारे फॉर्मेट भी दिए हुए हैं। तो जिस तरह ये लाइब्रेरी का देखा, हमने मोमेंट का देख लिया, इसी तरह और बहुत सारी पैकेजेस हैं। तो मुझे अगर याद आ जाए तो रिएक्ट नेटिव पैकेजेस लिस्ट गिटहब, अच्छा जी, ये एक किसी ने ना गिटहब की रिपोजिटरी बनाई है, ये आपने लिंक इसका देख लेना है, GONDOT जोन डॉट समथिंग लाइक दैट, ऑसम रिएक्ट नेटिव। अच्छा, इसके अंदर ना इसने ऑलमोस्ट बहुत सारी लाइब्रेरीज को ना लिस्ट की है। अब मुझे ये आइडिया नहीं है इसने लास्ट कब अपग्रेड किया, 2021 में किया था, तो उसके बाद भी बहुत सारी लाइब्रेरीज आई हैं जो इसमें ना हो, लेकिन 2021 तक इसने इसको काफ़ी अच्छा मैनेज किया हुआ था। इसमें इसने काफ़ी लिस्ट जो है ना वो प्रोवाइड की हुई थी लाइब्रेरीज की, कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर। सही है, तो इसको, इससे हम इसकी लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा। जैसे ये तस्वीरें भी आती थी, वो नहीं आ रही अभी, पता नहीं क्यों। तो इसने ये सारा बनाया हुआ है कि यूआई में कौन सी लाइब्रेरीज हैं, नेविगेशन, डीप लिंक, सारा। तो अगर वन बाय वन हम देखें तो लेट्स सपोज चेन रिएक्ट, रिएक्ट नेटिव, यूआई पोलैंड, ये इंग्लिश रिलेटेड चीज़ें हैं। लाइब्रेरी से शुरू करते हैं। अच्छा जी, यूआई की बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, जैसे लोटी रिएक्ट नेटिव, ये क्या करता है, इसके अंदर ना बहुत सारी एनिमेशंस हैं डिफरेंट। लोटी के अंदर जैसे ये देखो, अगर मुझे आप ऐसा कोई रिएक्ट नेटिव में बनाना है तो ये हम लोटी की लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, ये एनिमेशन, ये वाली, ऐसा कुछ करना है, तो यानी कि ये लाइब्रेरी है, मैंने कुछ नहीं करना, इसको इंस्टॉल करना है लोटी को, और वो मैंने उसका बताना है कौन सी एनिमेशन चाहिए, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूँगा तो ऐसी एनिमेशन। तो लोटी की बहुत बड़ी एनिमेशन की फैक्ट्री है एक तरह की, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एनिमेशन इसमें होती हैं। इवन इसमें ना इनका प्लेटफॉर्म है जिसमें हम नई एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब लोग ना जिस तरह फोटोशॉप पे लोग डिज़ाइन बनाते हैं, कैनवा पे डिज़ाइन बनाते हैं, ऐसे लोटी पे एनिमेशंस बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा समुंदर है एनिमेशंस का, तो इसमें लोग एनिमेशंस बना बना के सेल करते हैं, समझ रहे हैं, इस लोटी फाइल्स के अंदर। तो इसमें बहुत सारे वो रहती हैं, एनिमेशंस रहती हैं। ये देखो, ये किसी बंदे ने एनिमेशन बनाई है, ये किसी ने बनाई है। ये देखो, ये 63 पेजेस हैं, आप अकाउंट बना के सारे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मतलब बड़ी मज़े मज़े की एनिमेशन आपको यहाँ पे मिलती हैं। अच्छा, इसको यूज़र्स कैसे करना है आपको, मैंने बोला था ना कि हर लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करनी है। तो मोस्टली गिटहब के रीडमी फाइल में लिखी होती है, या उसकी डॉक्यूमेंटेशन लहदा वेबसाइट होगी। तो इसकी इसने रीडमी फाइल में लिखी हुई है। आपने क्या करना है, यान ऐड या npm इंस्टॉल लोटी रिएक्ट नेटिव, उसके बाद IIS के फोल्डर में जाके पोर्ट इंस्टॉल। अच्छा, वेब में ऐड करनी है तो ये तरीका है, हमने वेब में तो ऐड नहीं करनी, तो हमने उसमें ही करनी थी, वो हमने चला ली। अब हमने लोटी रिएक्ट नेटिव में से लोटी व्यू इंपोर्ट करना है, वो मैंने यहाँ पे लोटी का व्यू ऐड कर देना है एनिमेशन के कंपोनेंट के तौर पे। इसको क्या चाहिए,
लोटी की एनिमेशन वाली फाइल, वो फाइल हमें कहाँ से मिलेगी? उसकी ये एक फाइल है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये नीचे देखो डाउनलोड आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिट कर डाउनलोड करूंगा ना, तो ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। मतलब साइन अप शायद अकाउंट करना पड़े, तो इसकी ये फाइल मुझे मिल जाएगी, जेसन फाइल। उसका पाथ मुझे देना है यहाँ पे, उसको कॉल करते हुए, यानी कि लोटी वाली जेसन वाला पाथ मैं अपने लोकल में ही रख लूंगा ना एसेट के फोल्डर में, वो मैं पाथ दे दूंगा। अब इसने ये एनिमेशन का कंपोनेंट बना दिया। अब सिंपली इसने किसी भी व्यू में जाके लोटी का व्यू पास करके उसका सोर्स उसको दे दिया। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। और इसको सिंपली मतलब इसने डिफरेंट मल्टीपल वेज बताए हैं, कलर्स वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन, और लोटी की फाइल्स वगैरह बताई हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके पास आपके स्ट्रक्चर के अंदर अ, वो एनिमेशन आ जाएगी, जो भी आप लोटी की फाइल डाउनलोड करोगे वो वाली। सही है। अब वेब में भी यूज़ कर सकते हो लोटी को, उसका फिर वो डिफरेंट है तरीका कि उसको नेक्स्ट में कैसे इंटीग्रेट करना है एंड सो ऑन, लेकिन उसकी फाइल देनी है, उसने एनिमेट कर देना है आपके प्रोसेस को। तो ये भी एक लाइब्रेरी है। इसके बाद रिएक्ट ICO मोन, जो ये आइकन्स हैं रिएक्ट वेक्टर आइकन्स, तो रिएक्ट नेटिव में आइकन्स लगाने के लिए हमें ये लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है, रिएक्ट वेक्टर आइकन्स। और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे है डिप्लॉयड। आपको कोई भी आइकन चाहिए आप यहाँ पे सर्च करोगे, ये आपको आइकन चाहिए, आपने इधर से लोडर सर्च किया या कुछ भी ऐसा। और इसको इंटीग्रेट कैसे करना है वो मैं इसके इंस्टॉलेशन में आऊँगा। ये वाली ऐसे इंस्टॉल कर लेनी है। iOS के लिए आपको ये सारा सेटअप जो ये बता रहा है ये परफॉर्म करना पड़ता है। एंड्रॉयड के लिए ये सेटअप जो बता रहा है ये परफॉर्म करना है। और ये सारी किस किस फाइल में चेंजेस करने हैं उसको वो ग्रीन करके बता रहा है। ये जब आप सारी इंस्टॉलेशन सेटअप कर लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आइकन को इंपोर्ट करना है। और इसका यूजेज होगा रेकनेटिव वेक्टर आइकन को इंपोर्ट करके, ये इस तरह आइकन टैग के तौर पे यूज़ हो जाएगा। जहाँ पे भी आपने आइकन दिखाना है ये वाला टैग बताएंगे, इसके अंदर आप अपना कोई भी आइकन का नेम या एक लोडर या कुछ भी, उसका साइज उसका कलर देंगे, तो ये आपका आइकन आपकी ऐप में शो होने लग जाएगा। इसी तरह आपको मैप्स इंप्लीमेंट करना है तो रेकनेटिव मैप्स की लाइब्रेरी है, और उसके अंदर उसने यानी कि कैसे आपने इंटीग्रेट करना है इसकी इंस्टॉलेशन गाइड पड़ी है, और उसको कैसे कंपोनेंट को रन करना है ये भी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। अब एमवेज पिकर, अगर आपने गैलरी में से इमेज लेनी है रेकनेटिव में, तो रेकनेटिव इमेज पिकर करके लाइब्रेरी है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। और उसको ऐसे इसने इंस्टॉलेशन दी होगी ऊपर, ऐसे पोर्ट इंस्टॉल करने हैं इससे ऊपर, ऐसे ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। और ये वाली कमांड आए उसमें रन करनी है, फिर ये वाली कमांड रन करनी है, और ये वाला आपने फंक्शन चलाना है जिससे ऑटोमेटिकली ये गैलरी का पॉपअप आएगा जिससे आप पिक्चर चूज़ कर सकते हो। अभी हम कुछ लाइब्रेरीज कर लेंगे देख लेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इतनी बड़ी लिस्ट है कि मैं सारा ऐसे स्क्रॉल करता जाऊँगा तो नहीं ख़त्म होगी। देखो मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। तो अगर हम पूरा 2 महीने भी इसको पढ़ने लगते रहे एक एक लाइब्रेरी को टेस्ट करके, तो इस होना इम्पॉसिबल, मैं सारी लाइब्रेरीज आपको नहीं पढ़ा सकता जितनी रेकनेटिव में। अब देखो ना मैं कितनी देर से स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो लाइब्रेरीज नहीं ख़त्म हो रही हैं। तो ये आप लोग सारी प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते सारी लाइब्रेरीज, तो होगा क्या अल्टीमेट, कैसे फिर ये चीज़ें काम करेंगी? आप जब काम कर रहे होंगे फिर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस लाइब्रेरी को आप सर्च करोगे, फिर देखोगे कि उस काम को करने के लिए कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं और कौन सी आपको लाइब्रेरी चूज करनी है। तरीकाकार हमने समझ लिया है, जिस तरह डायरेक्ट नेविगेशन की है इसी तरह ही मैप करना है, और यानी कि उनकी गाइड फॉलो करनी है। जिसने लाइब्रेरी बनाई है उसी का ही तरीकाकार फॉलो करेंगे तो बताएंगे ना। तो उसने जिस तरह कहा कि भाई ये काम करो, ऐसे इंपोर्ट होकर चल जाएगा, वैसे चला लेंगे। अगर कोई एरर आएगा तो गूगल में उठा के डालेंगे, उसका सलूशन मिल जाएगा, वो चीज़ चल जाएगी। तो ये माइंडसेट आप रेगनेटिव में जब तक आप नहीं बनाओगे आप काम नहीं कर सकते।
क्योंकि सारी लाइब्रेरीज मैं भी नहीं पढ़ा सकता, सारी लाइब्रेरी आप भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो हमें तरीका क्या होता है कि हम 3-4 लाइब्रेरीज को ट्राई करते हैं, फिर हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम मल्टीपल लाइब्रेरीज को मतलब रन टाइम पे सोच लेंगे कि कौन से काम के लिए कौन सी लाइब्रेरी बेस्ट है और वो इम्प्लीमेंट कर लें। समझ रहे हैं? सम टाइम अगर आप सीनियर्स के साथ काम कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा तजर्बा होता है, तो वो लाइब्रेरी फाइंड करने वाला काम सम टाइम वो कर लेते हैं कि अब ये वाला काम अचीव करना है, इसके लिए हम ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं? तो हर काम को अचीव करने के लिए ये लाइब्रेरी है। जब भी आप कोई फीचर बनाने लगे तो आपने सोचना है कि इसकी पहले मैं लाइब्रेरी फाइंड कर लूँ। अगर लाइब्रेरी ना मिली तो फिर खुद खुद कस्टम कोड करूँगा, अगर लाइब्रेरी मिल रही है तो फिर उसको इस्तेमाल करूँगा। सही है? तो यहाँ पे एक बड़ी लॉन्ग लिस्ट लाइब्रेरीज की है, जिसको आप रिसर्च कर सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो, उनको देख सकते हो सकता है कि इसने स्टिल कुछ मिसिंग की हो, क्योंकि ये इसको भी तो पता नहीं, इसने भी तो इंटरनेट से ही गेट किए हैं। रेकनेटिव के कीवर्ड के साथ ना इसने गेट कर ली होंगी सारी लिस्ट, स्क्रैपिंग वगैरह कर लिया होगा एनपीएम वगैरह से कि जिस कीवर्ड के साथ रेकनेटिव लिखा हुआ है। और बहुत सारी ऐसी हैं जिनके साथ रेकनेटिव लिखा ही नहीं है, जैसे रेक नेविगेशन। तो बेहतर है कि हम गूगल करें और देखेंगे कौन सी बेस्ट लाइब्रेरीज हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी भी दे देगा कि मैंने इस तरह का काम करना है, क्या रेकनेटिव में ऐसी कोई लाइब्रेरी बनी हुई है, तो उसके पास भी बहुत सारा स्क्रैप डाटा है, वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन दे देगा। और बहुत सारा डाटा आपको वैसे ही गूगल करने से मिल जाएगा। लाइक आप लिखो यहाँ पे कोई काम करना है, रेकनेटिव ट्रैक प्लेयर, तो ये लाइब्रेरी मिल गई उसकी। अच्छी लाइब्रेरी है, डाउनलोड अच्छे हैं। 5 डेज पहले वो तरीकाकार वही है जो पहले हमने सीखा था, लाइब्रेरी कैसे चूज़ करनी है। अगर एक ही काम को करने के लिए मल्टीपल लाइब्रेरीज आ रही हैं तो कैसे चूज़ करेंगे, जिसकी पॉपुलैरिटी है, जो रिसेंटली अपग्रेड हुई है, जो अच्छी चल रही है, उसको हम चूज़ कर लेंगे। तो ये इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, गेटिंग स्टार्टेड कैसे करना है, प्लेबैक, मतलब सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो भी काम करना है उसको गूगल करना है, उसको रिसर्च कर। डिज़ाइन में लाइब्रेरी डिज़ाइन की भी जिस तरह बूटस्ट्रैप है या टेलमेंट, ऐसी डिज़ाइन की लाइब्रेरीज हैं। हम टेलमेंट भी रेकनेटिव में लगा सकते हैं। फिर उसकी भी 2 लाइब्रेरीज हैं, जस्ट लाइक रेकनेटिव पेपर एक लाइब्रेरी है, एक है रेकनेटिव एलिमेंट्स, एक लाइब्रेरी का नाम है रेकनेटिव एक बड़ी फेमस लाइब्रेरी थी, वो मेरे जहन से निकल रही है, निटी बेस। तो रेगनेटिव पेपर ये जाने कि उसने लिस्ट दे दी हमें, एक ब्लॉग किसी ने लिखा हुआ है, तो ये भी है। लेकिन नॉर्मली डिज़ाइनिंग में मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि हम लाइब्रेरी इस्तेमाल करें। उसका मसला ये है कि लाइब्रेरी के अंदर ना अल्टीमेट जो हमें फिग्मा मिलेगा वो रेगनेटिव के कंपोनेंट से भी डिफरेंट है, और वो कोई लाइब्रेरी अगर हम थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं उसके कंपोनेंट से भी डिफरेंट है। तो रेदर देन कि हम लाइब्रेरी के चक्करों में पड़े, जितनी देर में हमने लाइब्रेरी को कस्टमाइज करना है उतनी देर में हमने रेकनेटिव के कंपोनेंट को ही कस्टमाइज कर लेना है। तो बेहतर है कि हम रेकनेटिव के कंपोनेंट को ही कस्टमाइज कर लें। तो लाइब्रेरीज ने क्या किया, एक तो एक्स्ट्रा हैक्टिक है कि उसने रेकनेटिव के कंपोनेंट पे खुद खुद कस्टमाइजेशन की, डिज़ाइनिंग की। जैसे इसके बटन वगैरह अपने हैं, यानी कि इसके डॉक्स में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे कंपोनेंट्स होंगे, लेआउट, फॉर्म्स, बटन।
अब ये बटन का कंपोनेंट है, इन्होंने ऐसे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब जो आपका फिग्मा है वो ऐसा, उसमें अगर बटन का डिज़ाइन नहीं है तो आपको फिर इसको भी तो रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, रिएक्ट नेटिव के ऊपर खुद कोड किया, उस कोड पे आप भी कोड कर रहे हो, तो ये मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर बीच में आ रही है। तो रेदर देन के आप फिग्मा फॉलो करो, टोटली रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट को एडिट करके वैसा बना लो। CSS हमें आती है, हम डिज़ाइन कर लेंगे। थोड़ा लाइट वेट भी रहेगी एप्लीकेशन और इजी भी रहता है उसको कस्टमाइज करना। तो इसलिए मैं UI वाली लाइब्रेरीज नहीं रिकमेंड करता, लेकिन स्टिल रिएक्ट नेटिव पेपर और नेटिव बेस और रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स करके लाइब्रेरीज हैं जिनको हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए। लेकिन आप लोग इस पे ना फोकस करें, जो लाइब्रेरीज हमें चाहिए वो हम निकालते रहेंगे ऐसे गूगल से। तो इसलिए कोई भी लाइब्रेरी, जैसे मुझे ब्लॉग मिल गया था तो उसमें काफ़ी उसने लाइब्रेरी दे दी, उनका मैं कंपैरिजन करके एक सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जब भी आपको कोई लाइब्रेरी चाहिए आप रिसर्च करें, उसको फिल्टर आउट कर लें, और फिर ये जो मैंने लिंक आपको दिया है डॉट समथिंग वाला, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लिस्ट पड़ी है, तो वहाँ से भी हम हेल्प ले सकते हैं। ChatGPT भी इजीली बता देता है, उसके पास भी 2022 तक का नॉलेज आ गया, तो वो भी बता रहा है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्प मिल जाती है। अच्छा, हर लाइब्रेरी में हमें करना क्या है, गेटिंग स्टार्टेड या इंस्टॉलेशन गाइड फाइंड करनी है, और उसको ही फॉलो करना है, खुद से कुछ चेंज नहीं करना। जिस फाइल में जितना वो काम कह रहा है बस उतना करना है। एक एक लाइन ज़्यादा नहीं, एक लाइन कम नहीं। अगर एक लाइन ज़्यादा कम करोगे तो एरर आएंगे, क्योंकि उसने जिस तरह कहा है कि उसने उसको टेस्ट किया हुआ है। अगर हम उसको आगे पीछे करेंगे तो एरर आ सकता है, सही है। तो इसलिए हमें उसकी इंस्टॉलेशन गाइड को अच्छी तरह फॉलो करना है। जैसे रिएक्ट नेटिव का हमने किया नेविगेशन का, तो नेविगेशन भी एक लाइब्रेरी है ना, तो मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया, फिर उसका जो पेज था मैंने उसको प्योरली फॉलो किया, और फिर अब मैं चला गया हूँ कि उसको यूज़ कैसे करना है। यानी कि हर लाइब्रेरी में दो चीज़ें देखेंगे, लाइब्रेरी फाइंड कैसे करनी है, गूगल कर लेंगे, ChatGPT कर लेंगे, फिर लाइब्रेरी को अगर 5-6, जैसे रिएक्ट नेविगेशन में भी ना बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। रिएक्ट नेटिव नेविगेशन है, रिएक्ट नेविगेशन है, रिएक्ट राउटर नेविगेशन है, इस तरह रिएक्ट नेटिव में बहुत सारे नेविगेशन हैं। जो अच्छी है वो रिएक्ट नेविगेशन है। अब चूंकि मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई थी तो मैं डायरेक्टली इस पे आ गया। अगर आपको नहीं पता लगता तो आप 3-4 में कंपैरिजन करके एक लाइब्रेरी को फाइंड कर सकते हैं, सही है। उसके बाद फिर जब हम फाइंड कर लेंगे उस लाइब्रेरी को, फिर हमने क्या करना है, सिंपली उसकी इंस्टॉलेशन गाइड को फॉलो किया। इंस्टॉलेशन गाइड को फॉलो करने के बाद हम चले जाएंगे उसका यूजेज कैसे होगा। तो मैं हेलो रिएक्ट नेविगेशन में चला जाता हूँ। अब वो आगे यहाँ पे स्टिल कह रहा है कि अगर आपने इसको लगाना है, हेलो वर्ड करना है, तो आप ये वाला मॉड्यूल पे इंस्टॉल करो। तो मैंने जहाँ बाकी किए हैं ये भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर वो क्या कह रहा है कि आपने करना ये है कि आपने नेविगेशन कंटेनर के अंदर ये वाली लाइन स्टिल इंपोर्ट करनी है। तो हमने नेविगेशन की फ़ाइल बनाई थी, नेटिव जो भी है उसके साथ कहता है ये भी इंपोर्ट करो, और उसके साथ ये वाली 2 लाइनें भी हम इंपोर्ट करेंगे। उससे पहले ये स्टैक की लाइन हमें क्रिएट करनी है, और उसके बाद हमने ये वाली 2 लाइनें टिम्पली कॉपी करके यहाँ पे रख दी, और मैं इसको कर देता हूँ फॉर्मेट। ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, सब कुछ कॉपी पेस्ट किया। समझ आ गया? जो कुछ उसने दिया था सेम मैंने अपना यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इधर लगा दिया। अभी मैंने खुद इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। अच्छा, अब नेविगेशन कंटेनर हमने इंपोर्ट किया, ये वाली जो पैकेज इंस्टॉल की थी, क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेशन हमने इंपोर्ट किया, ये वाला पैकेज जो हमने इंस्टॉल किया था। इसके इस फंक्शन को कॉल किया तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया, उस वेरिएबल को करके ऐसे ही एक सिंटैक्स है उसको मैंने फॉलो कर लिया। अच्छा, उसके अंदर मैंने ये एक स्क्रीन करके एक स्क्रीन ऐड कर दी। समझो ये राउट्स हैं, तो मैंने एक राउट ऐड कर दिया जिसका नाम क्या रखा, होम। अब इसके सेकंड पैरामीटर में क्या चाहिए, कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब जो मैंने फाइल बनाई थी एक रिएक्ट के कंपोनेंट की, वो मैंने इसको देनी है, स्क्रीन की फाइल।
अच्छा वो मैंने अभी इंपोर्ट नहीं की, तो वो अभी मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ कि यहाँ मैं वो फाइल दूंगा। अब लेट्स सपोज मैंने एक और स्क्रीन बना ली, तो मुझे सिंपली इस लाइन को कॉपी पेज, तो अगर मेरे पास 10 स्क्रीनें हैं तो मुझे इस लाइन को कितनी दफ़ा कॉपी पेज कर लेना है? 10 दफ़ा। तो मेरे पास 3 स्क्रीनें हैं, कौन कौन सी हैं? होम है, लॉगिन है, साइन अप है। अच्छा अब इन तीनों को क्या चाहिए? स्क्रीन चाहिए। अच्छा स्क्रीन को लिए मुझे स्क्रीन्स में जाऊंगा, होम की मेरे पास ऑलरेडी स्क्रीन बनी हुई है, उसी को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पा देता हूँ होम स्क्रीन का। अच्छा ये कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नाम लिखना है इधर, वो खुद से मैनेज कर लेगा, और मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट करूँगा। सही है। और लॉगिन की हमने स्क्रीन नहीं बनाई थी, वो हम क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। ये शायद टाइप का है यार, खैर चलो। अच्छा खैर है, चलता रहने दें, हमें क्या कह रहे हैं। यहाँ हम उसके टाइप्स को चेंज कर देते हैं, तो ये सिंपली टाइप नहीं लगाते हैं, अब चला जाएगा। इसी तरह हमें चाहिए स्क्रीन में भी चैट वाली कॉपी कर लें, चैट डॉट और इसमें क्या आ जाएगा? चैट। तो इसका मतलब है कि जब हम एक दफ़ा नेविगेशन सेटअप कर लेंगे इस फाइल में, जब भी कोई नई स्क्रीन बनाएंगे तो सिंपली उसको इधर इंपोर्ट करके इधर कॉल कर देंगे, इधर इंपोर्ट करेंगे, इधर एक और लाइन कॉपी कर देंगे। अच्छा ये जो नेविगेशन है, इस नेविगेशन को अगर आप ऊपर भी देख रहे होंगे, हमने कौन सी नेविगेशन, नेविगेशन की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं, हमने जो नेविगेशन की टाइप यूज़ की है उसको बोलते हैं स्टैक नेविगेशन। स्टैक का मतलब क्या है कि एक स्क्रीन, एक स्टैक, स्टैक मतलब होता है रैप, मतलब डिब्बा, उसमें एक स्क्रीन, दूसरी स्क्रीन, तीसरी स्क्रीन, और एक एक स्क्रीन जब भी हम नेविगेट करते हैं उसमें स्विच करते रहते हैं। अब और कौन सी नेविगेशन होती है? टैब नेविगेशन, मतलब एक टैब दूसरी टैब पे जाते हैं ना ऊपर, टैब नेविगेशन। फिर ऐप बार नेविगेशन, नीचे जो बार आइकन्स बने होते हैं अक्सर ऐप्स के नीचे ना, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर है या बाकी ऐप्स के नीचे है, ये जिस तरह इधर टैब इधर क्लिक करता हूँ दूसरी स्क्रीन आती है, तो ये वाली नेविगेशन होती है। फिर एक नेविगेशन होती है ड्रायर नेविगेशन, यानी कि नेविगेशन की डिफरेंट किस्में होती हैं। आप एक एप्लीकेशन में सिर्फ एक टाइप भी यूज़ कर सकते हो, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि एक ही टाइप, आपको समटाइम ऐसी ऐप्स होती हैं जिसके अंदर आपको हर किस्म की नेविगेशन करनी पड़ जाती है यूज़, ड्रायर भी, बॉटम बार भी, और स्टैक भी। तो जैसे मे बी अगर व्हाट्सएप में देख लेते हैं हम, जैसे ये अब व्हाट्सएप है, तो ये जो है ये ऐप बार नेविगेशन है, यानी कि ये बॉटम बार एप्लीकेशन है। इस तरह टॉप बार भी होती है, ये बॉटम बार है नेविगेशन आगे जो नीचे है। अच्छा अब जो मैं इस स्क्रीन से जाके ये अगली स्क्रीन पे गया हूँ, इस पे क्लिक करके, इसको बोलेंगे स्टैक नेविगेशन। ये वाली नीचे बॉटम में नेविगेशन थी, तो अब जो मैं यहाँ से क्लिक करके गया हूँ तो इसको क्या बोलेंगे? स्टैक नेविगेशन। अच्छा यहाँ से मे बी अगर साइड बार आती है, इसका शायद नहीं आता ना, इधर से पॉपअप आता है ऐसे साइड से, अरे इसमें व्हाट्सएप में शायद नहीं आता, ड्रायर आता है ड्रायर।
नहीं आता शायद व्हाट्सएप में। तो इधर से ड्रायर अगर आए तो उसको कौन सी नेविगेशन बोलेंगे? ड्रायर नेविगेशन। ये मैन्युअली डिजाइन किया हुआ है, ये तो हम कर सकते हैं ना ऐप के अंदर ही। यार ये तो मॉडल है ना, जो हमने कल मॉडल नहीं पढ़ा था, तो वो इधर एक आइकन लगा के इस पे मॉडल को विजिबल ऑन कर देता है, तो वो मॉडल उसने यहाँ पे प्लेस किया हुआ। ये ड्राइव नेविगेशन नहीं है। ड्राइव नेविगेशन क्या है? जो साइड से खुलती है। मैं कोई ऐसी ऐप देखता हूँ जो ड्राइव नेविगेशन चलती हो। OLX। चलिए एक ऐप मुझे मिल गई है टेलीग्राम के नाम से। इस ऐप में अगर ये देखिए आपको आइकन बना हुआ है जिसको हम मेन्यू बर्गर आइकन बोलते हैं ना, मेन्यू आइकन या बर्गर आइकन। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक पूरा बार ओपन होती है ऐसे साइड से। इसको ड्रायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रायर। तो ये देखो, ये मैं ऐसे भी करूँ तो फिर भी आ जाती है, इधर कर रहा हूँ तो फिर भी आ जाती है। तो इसको मैं बोलता हूँ ड्रायर नेविगेशन। तो यानी कि नेविगेशन भी मल्टीपल तरह की होती है। इसमें नैव बार वाली नेविगेशन नहीं है, इसमें ओनली ड्राई नेविगेशन दी है। जो पहले व्हाट्सअप थी उसमें बॉटम बार नेविगेशन थी। और स्टैक इसमें भी है। स्टैक मोस्टली सब में ही होता है। स्टैक मतलब बॉटम भी ना हो, साइड बार भी ना हो, स्टिल मैंने स्क्रीन में आगे पीछे जाना है, तो वो स्टैक नेविगेशन। तो डिपेंड करता है कि आप किस ऐप को यूज कर रहे हैं जिसमें, और आप किस तरह की नेविगेशन उसमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं इसके अंदर आता हूँ यहाँ पे, ये स्टैक नेविगेशन इसने बताया। इसने यहाँ पे नेविगेटर्स के अंदर आके ये देखो इसने टाइप्स बताई हैं। स्टैक नेविगेशन, नेटिव स्टैक नेविगेशन, ड्रायर, बॉटम टैब्स, मटेरियल बॉटम टैब्स, मटेरियल टॉप टैब्स। यानी कि समटाइम पता है आपको व्हाट्सएप शायद ऊपर भी देता है नेविगेशन, वो जो स्टेटस और उसमें जाने के लिए, तो वो टॉप नेविगेशन आ जाती है। तो ये टॉप नेविगेशन होगी। यहाँ से एग्जांपल भी ये दे रहा होगा, स्लो है। तो ये यानी कि नेविगेटर्स में आपको डिफरेंट टाइप की नेविगेशन बन जाएगी। अब लेट्स सपोज आपने ये नेविगेटर जो है ना, ये डिफाइन करता है आप किस टाइप की नेविगेशन डिफाइन कर रहे हो। आपने स्टैक किया तो आपने स्टैक डॉट नेविगेटर यूज किया। आप ड्रायर करेंगे तो आप ड्रायर डॉट नेविगेटर यूज करेंगे। आपने बॉटम बार वाली नेविगेशन करनी है तो बॉटम डॉट नेविगेटर यूज करेंगे, और अंदर उसका जो भी सिंटेक्स है वो फॉलो करेंगे। अभी हमने जस्ट स्टैक वाली फॉलो की तो इसलिए हम ऐसा यहाँ पे आ गए। अच्छा, अब मैंने ये नेविगेशन वाला सारा फ्लो सीधा कर लिया है। अब इसको सिंपली मैंने ऐप डॉट टी एस की TXT में जो भी कोड था पुराने वाला, वो मैं कमेंट कर देता हूँ, और टॉप पे मैं चला जाता हूँ और उसमें RNF करके कॉल कर लेते हैं, और इसके अंदर मैं डायरेक्टली नेविगेशन को कॉल कर देता हूँ। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, इवन हमें ये व्यू भी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली नेविगेशन का व्यू ही चल जाए। तो नेविगेशन को मैंने ऐसे एज एन कंपोनेंट कॉल कर दिया। तो ऐप से सिंपली मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ? नेविगेशन। और इस पे जाऊंगा तो फिर मेरा ये स्क्रीन चलेगी। अब इसमें इन तीनों स्क्रीन, अब हमने ये नहीं बताया कि ऐप जब लॉन्च होगी तो सबसे पहले index.js चलेगी। इंडेक्स में क्या चलेगा? app.txt। उसमें हमने क्या कॉल किया है? नेविगेशन। तो अल्टीमेट हमारा ये कंपोनेंट चलेगा। जब ये चलेगा तो इसमें से स्क्रीन कौन सी चलेगी फिर?
3 स्क्रीनें दी हैं ना, होम लॉगिन चैट। अच्छा, नॉर्मली हम बता सकते हैं कि आपका जो इनिशियल स्क्रीन है वो कौन सी होगी। अगर हम नहीं बताते तो बाय डिफॉल्ट जो पहली स्क्रीन होती है वो इनिशियल स्क्रीन होती है। तो अब पहली स्क्रीन कौन सी है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी स्क्रीन चलेगी, होम की स्क्रीन। ये होम स्क्रीन है। अब अगर मैं होम स्क्रीन को ले जाता हूं नीचे, अब कौन सी चलेगी, लॉगिन चलेगी। सही है। अगर मैं ले जाता हूं साइन अप को सबसे पहले, फिर साइन अप चल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो। तो अब मैटर करता है कि आप कौन सी स्क्रीन पहले रख रहे हो, उस हिसाब से वो पहले सबसे चल जाएगी। अब लेट्स सपोज मैं लॉगिन पे आ गया हूं, अब यहां मैं बटन लगाता हूं कोई लॉगिन स्क्रीन में जाके, मतलब स्क्रीन में नेविगेशन से क्या मतलब, नहीं वो तो हमने किया ही नहीं, कोड ही नहीं किया ना, इसलिए नहीं आ रहा। मैं कोई देखो ना, अब मेरे पास ऐप है, कब मैंने किसी दूसरी स्क्रीन में जाना है, ये तो मेरा डिजाइन होगा, ये नेविगेशन थोड़ी देगी बटन, ऐसे तो हमारी यूआई बड़ी अजीब हो जाएगी। तो मेरा यानी कि मैं इस पे क्लिक करूं तो फिर आगे जाए तो फिर ही बात है ना, अदरवाइज तो नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो फिर ही वो आगे चलेगा ना, अदरवाइज तो नहीं चलेगा। अब मतलब मैं इस पे जाके अगली स्क्रीन पे जा रहा हूँ, इस पे क्लिक करके अगली स्क्रीन में जा रहा हूँ, यानी कि आगे से आगे मैं किसी ना किसी स्क्रीन में जाता जा रहा हूँ। तो यानी कि वो मैं अपनी यूआई बनाऊंगा, उस पर कोई ऐसा फंक्शन कॉल करूंगा जिससे मैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के अंदर जा सकूं। तो अब मैं अपने लॉगिन पेज पे आता हूं और यहाँ पे इसी लॉगिन पे क्लिक किया, मैं भी इधर नीचे एक और टचेबल ओपेसिटी यूज कर लेते हैं और उसमें एक टेक्स्ट यूज कर लेते हैं, उसमें क्या लिखें, साइन में भी हो, इस पे क्लिक होगा ऑन प्रेस, तो मुझे इसको नेविगेट करना है। अब इसका मुझे कोई फंक्शन चाहिए जो मुझे ये पावर दे कि मैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जा सकूं। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा रैक नेविगेशन में आना पड़ेगा। मतलब ये दिखा रहा है ये टॉप नेविगेशन जो होती है उसको। तो अब मैं हेलो रैक नेविगेशन में अगेन चला जाता हूँ। वो कहता है कि ऐसे आपने स्क्रीन बना ली, आपके पास ऐसे होम स्क्रीन आ जाएगी। अब वो क्या कह रहा है कि आपने इनिशियल राउट, अब अगर लेट्स सपोज आपने वो सारा यहाँ पे रख दिया है स्क्रीन, अब आप उसको पहले नंबर पे चलाना चाहते हो, कहते हो यार मैंने सारी चेंजेस नहीं करनी। उन्होंने एक प्रॉप दिया है इनिशियल राउट नेम, उसमें आप बता दो कि पहला कौन सा होगा। मतलब सपोज आपने 50 कर ली, अब आप रेदर देन के वो सारी रीअरेंज करो, आप खुद से बता दो कि पहला कौन सा होगा। तो ये भी एक राउट है अगर आप यूज़ करना चाहते हो। तो मैं कह देता हूँ पहला लॉगिन ही होगा। अब ये लगाएं या ना लगाते फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहला वैसे भी लॉगिन ही था। अच्छा, अब ये चीज़ें व्हाट्स नेक्स्ट, हमें मूविंग बिटवीन द स्क्रीन, ये इतने मूविंग बिटवीन स्क्रीन हमें यही चाहिए था ना कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में कैसे जाएं। तो उसने डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, हम उसको फॉलो करेंगे। कैसे जाना है, वो कह रहा है वेब में तो ऐसे चले जाते हैं एक अटैक से, तो इधर कैसे जाएं। तो इधर जाने के लिए उसने कह रहा है कि मुझे प्रॉप में ना एक फंक्शन मिलेगा, एक प्रॉप मिलेगी किसकी, हर स्क्रीन में एक ऑटोमेटिक प्रॉप मिलेगी जिसका नाम क्या होगा, नेविगेशन। और उस नेविगेशन की प्रॉप में आपको एक फंक्शन मिलेगा
हाँ, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक फंक्शन कांस्टेंट में बी ऑन प्रेस हैंडलर, और एक एरो फंक्शन बना लिया मैंने, उसमें मैंने ये फंक्शन कॉल कर दिया कि जब भी तुम्हारे ऊपर क्लिक हो तुम किधर नेविगेट कर जाओ, होम पे। अब ये वाला नेम वो सेम ही होना चाहिए जो मैंने रखा है, यानी कि जो स्पेलिंग यहाँ पे रखे हैं वही स्पेलिंग दूंगा ना, तो फिर ही नेविगेट करेगा ना वो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, नेविगेशन डॉट नेविगेट टू दी होम। अब ये वाला मैं ऑन प्रेस पे अगर क्लिक करके पे लगा दूं तो सही हो जाएगा ना काम। जब ये फंक्शन चलेगा अल्टीमेट ये चलेगा, तो इसमें मैंने नेविगेट कर लिया। तो अब मैं इधर आता हूँ, होम पे क्लिक करता हूँ तो बैक बना देता है नॉर्मली। रेक नेविगेशन ना हेडर हमें बना देता है, लेकिन चैलेंज क्या रहता है, अगर आप तो फिग्मास वगैरह देखो तो उन एप्लीकेशन में तो ऐसे हेडर नहीं होते ना जैसे ये बनाता है, तो उसका डिजाइन तो डिफरेंट हो सकता है, उसका डिजाइन तो डिफरेंट हो सकता है। तो हमें हेडर इसके वाला यूज नहीं करना, हमें इसका हेडर बल्कि बंद करना है। तो हमें फिर ऐसी कोई प्रॉप ढूंढनी पड़ेगी जिससे इसका नेविगेशन बंद होती है। तो हम यहाँ पे से ढूंढेंगे हेडर शोन करके कुछ होता है, हेडर मोड नन। तो अब आपने क्या करना है, हेडर शोन है स्क्रीन ऑप्शन में जाके आपको ये वाला पैरम मिल जाएगा। इस ऑप्शन को मैं सिंपली क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और स्क्रीन नेविगेटर में जाके उसने कहा था ना लगाओ, तो वहां पे जाके मैं एक और प्रॉप देता हूँ स्क्रीन ऑप्शंस। उसमें मैं उसको एक की दे रहा हूँ हेडर शोन, और उसका वैल्यू क्या सेट कर रहा हूँ, फॉल्स। तो अब आप देखिएगा इस पे हेडर आना बंद हो गया। तो नॉर्मली हमें इसको बंद करना होता है ताकि हम अपनी मर्जी का कस्टम हेडर बना सकें। सही है। अगर इसका ऑन करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, वो फिर हेडर उसका आएगा, उसको फिर कस्टमाइज करेंगे, फिर मतलब 100 स्यापे हैं उसके। वो स्क्रीन में कर लेंगे ना, मतलब एक कंपोनेंट बना लेंगे हेडर का, वो कॉल कर देंगे स्क्रीन है। हर स्क्रीन में डिजाइन आ जाएगा ना, जब हम उसका एक कंपोनेंट बना लेंगे, वो कंपोनेंट हेडर कॉल कर लेंगे। सही है। इसको भी दे सकते हैं इसका कस्टम हेडर, फिर वो सब पे लगा देगा वो। लेकिन फिर वो बड़ा ना गंदा काम हो जाता है, बड़ी कंडीशनें लगानी होती हैं हमने। सो हर स्क्रीन का हेडर हमें मतलब करना पड़ता है। अगर आप व्हाट्सएप वगैरह पे देखो तो इनका सेम हेडर तो नहीं रहता ना। तो अगर आप ये देखो तो इस स्क्रीन में हेडर देखो कैसा है, कॉल बटन आ रहा है, बैक आ रहा है, ये सारा डिजाइन बदला हुआ है। वापस चला जाता हूँ, देखो हेडर कैसा है। तो जब रीयूजेबल ही नहीं हो रहा है हेडर, तो फिर उसको ऐसे कॉमन बनाने का क्या फायदा। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हेडर डिफरेंट रहेगा हर स्क्रीन पे। अच्छा, आगे क्या है। नेक्स्ट टारगेट क्या है, सॉरी, हेडर शोन फॉल्स कर लिया। हमने बटन पे क्लिक, हमने होम पे भी अब बटन लगाना है। तो होम में चले जाते हैं। अब होम में जब क्लिक हो यहाँ पे, इस बटन पे कर लेते हैं जिसका टाइटल में भी कर लें, यहाँ पे एक और बटन बना लेते हैं यहाँ पे, और उसका टाइटल क्या कर लें, गो टू की स्क्रीन में जाए, होम से साइन इन पे चले जाएं, साइन अप पे चले जाएं, गो टू साइन अप। और उसके ऑन प्राइस पे भी मुझे प्रॉप क्या मिल जाएगी, प्रॉप्स डार्ट। अब रहते थे मैं अपना लैदा कंपोनेंट बनाऊं, मैं इसी का ही प्रॉप यूज कर लेता हूँ इधर ही एरो फंक्शन में, डार्ट नेविगेट। और किस स्क्रीन में जाना है, साइन अप। उसका नाम क्या रखा था हमने, सॉरी चैट था, और इसका भी नाम क्या रख लेते हैं, चैट। तो गो टू चैट है।
साइन अप कर दिया था ना यार। अब नाम डिफरेंट करेंगे तो फिर वही चलाना पड़ेगा ना। उस पे आ गए। अच्छा, अब हमारे पास एक ऑप्शन और भी होता है, हम चैट में लगा लेते हैं। बटन, उसका टाइटल रख लेते हैं गो बैक। तो एक इसमें और भी हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम बैक जा सकते हैं। नेविगेशन, सॉरी, इसमें हमें मिल जाएगी प्रॉप्स। तो प्रॉप्स डॉट नेविगेशन डॉट गो बैक, ये फंक्शन है। अब इसमें हमने बात नहीं बताया तुमने कहाँ जाना है, हमने सिंपली क्या दिया है। तो अब स्टैक में पिछली स्क्रीन जिससे हम आए थे वो कौन सी थी, तो वहां चला जाएगा। अगर आप एक स्टेप बैक जाना चाहते हो और आप नई स्क्रीन का नाम लेना चाहते हैं, कर सकते हो। अदरवाइज आप स्क्रीन का अगर नाम लेना चाहते हो तो आप फिर गो बैक की जगह पे क्या कर दोगे, नेविगेट, और उसमें नाम लिख दोगे। हाँ, फिर भी वो सेम काम ही करेगा। कुछ पेज आते हैं, कुछ ऐप्स होते हैं जिनमें स्टार्टिंग पेज आते हैं, वो एक बार ही शो होते हैं, उसमें बैक बटन भी नहीं होता। ठीक है। हाँ जी। कैसे मतलब लोगोस होते हैं जैसे आगे करते रहते हैं, और मतलब हम मेन ऐप नहीं, पर आ जाते हैं। उसको हम बोलते हैं सरप्राइजिंगली नहीं बोलते, वो होते हैं रिकग्निटिव, रिकग्निटिव गाइड नहीं, रिकग्निटिव स्टेप्स भी नहीं, रिकग्निटिव मेरे जहन से निकल रहा है यार, उसको क्या बोलते हैं, रिकग्निटिव स्टार्टर स्क्रीन, तो कुछ भी लिखते हैं, कुछ ढूंढते हैं। उसकी एक लाइब्रेरी है, वो काफ़ी अच्छी है। स्प्लैश स्क्रीन की जो लाइब्रेरी है वो नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए कि उसकी लाइब्रेरी है, मैं ढूंढ रहा हूँ, रेक नेटिव स्टेपर। नहीं ऐसा, वो तो हम लोकल स्टोरेज वगैरह में सेव कर देते हैं ना कि दोबारा ना आए। लेकिन उस लाइब्रेरी का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, एक मिनट, उसको मैं सोच रहा हूँ। हाँ, रेक नेटिव इंट्रो स्क्रीन्स, दिमाग लगाना पड़ा, इसी की बात कर रहे हैं ना। हाँ, बस ये एक दफ़ा आएगा फिर खत्म। इसको बोलते हैं रेक नेटिव ऐप इंट्रो स्लाइडर। इंट्रो है ना, इंट्रोडक्शन, तो इंट्रो है ये, इसमें हम तस्वीरें बदल सकते हैं, ये टेक्स्ट बदल सकते हैं, ये सारी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं हम। हाँ, वो लोकल स्टोरेज में सेव हो जाता है ना। हाँ, लोकल स्टोरेज में हम कंडीशन लगा लेते हैं कि दोबारा ना दिखाना। और ये देखो, ये इसकी सारी स्लाइड्स का डाटा है यहाँ पे। और उसके बाद ये सारी डिज़ाइनिंग वगैरह हम इसकी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, ये इसकी लाइब्रेरी ने जैसे बताया वैसे करना है, ये नेविगेशन नहीं है। हाँ, ये नेविगेशन से बाहर चलता है।
ये देखो ना लॉजिक देखो, दिस डॉट स्टेट डॉट शो रियल ऐप, तो उसमें आपने ऐप डॉट जेएस चला दी, अदरवाइज आपने इंटरेस्टिंग से चला दी। और ये वाली ट्रू किस बेस पे की, ये स्टेट, और ये स्टेट ट्रू बात किस बेस पे की, यहाँ पे आप अपनी कस्टम लॉजिक लगा सकते हो, डेटाबेस में रख लो, लोकल स्टोरेज में रख लो कि यूज़र ने ये स्क्रीन पहले देख ली है या नहीं। तो इसमें ऑलरेडी अगर देख ली है तो फिर नहीं दिखाएंगे, अगर नहीं देखी फिर दिखा देंगे। जब सर कैशे भी क्लीन कर देते हैं ना, तब भी एक बार दोबारा ये ऐप रीस्टार्ट होती है, तब भी आ जाता है। हाँ वो इसलिए आता है ना क्योंकि वो लोकल स्टोरेज में नॉर्मली हम इसको सेव करते हैं, इन फ़ोन में जो जो उसकी स्टोरेज होती है ना उसको लोकल, जिस तरह लोकल स्टोरेज होती है ना, वेब में भी लोकल स्टोरेज का ऑब्जेक्ट होता है जिसमें चीज़ें सेव कर सकते हैं, तो वो लोकल स्टोरेज में सेव हो जाता है। उसका फ़ायदा ये है कि डेटाबेस में तो इंटरनेट भी चाहिए, तो वो लोकल स्टोरेज में तो कुछ नहीं चाहिए, वो उधर ही वैल्यू सेव कर देते हैं कि इसने देख ली है, यानी कि इसकी वैल्यू को शो रियल ऐप को ट्रू कर देते हैं। तो ऑलवेज जब लोकल स्टोरेज से हम लेंगे तो उसको ट्रू मिलेगा, अगर उसने नहीं देखा तो फॉल्स मिलेगा पहली दफ़ा, या मिलेगा या नहीं, अनडिफाइंड मिलेगा। तो अगर ट्रू होगा तो फिर ये चलेगी, अगर अनडिफाइंड या नहीं मिल रहा उसको ये वैल्यू, तो हमेशा वो इसको दिखाएगा। तो जब आप कैशे क्लियर करते हो तो लोकल स्टोरेज क्लियर हो जाती है, फिर दोबारा पॉइंटर दिखाता है। सही है। और नेक्स्ट हम हैं, नेक्स्ट हम जो है नेविगेशन हमने पढ़ ली ये वाली, मूविंग बिटवीन स्क्रीन। तो अब आपने पूरी पूरी जो स्क्रीन्स बनाई थी उसको सिंपली आपको कौन सी फाइल चाहिए यहाँ पे, ये वाली। और नॉर्मली हम स्टैक नेविगेशन यूज़ करते हैं, तो उसमें फिर आप ऐसा सेटअप करके उसको बना सकते हो, चला सकते हो हैं। ड्रायर बैटम, यहाँ से मैंने आपको टाइप्स दिखाई थी ना, स्टैक, नेटिव स्टैक, ड्रायर, बॉटम टैब्स, ऐसे ये भी यूज़ होती है। फिर मटेरियल बॉटम टैब्स, मटेरियल डिज़ाइन जिस तरह होता है, बस डिज़ाइन चेंजेस हैं। और मटेरियल टॉप बॉटम बार, ये देखो टॉप पे भी बार्स होती हैं ना अक्सर, तो ये किस्म की नेविगेशन डायरेक्ट नेविगेशन प्रोवाइड करती है। आपने किस तरह की ये वाले नीचे वाले आइकन्स, ये डिज़ाइन ये देखी, लेकिन आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, उसने पूरा वे बताया कैसे कस्टमाइज करना है। सही है। अच्छा, अब बॉटम नेविगेशन की अगर हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे। पहले ना रैग नेविगेशन में बॉटम ड्रायर सारा कुछ इकट्ठा होता था, सही है। तो उससे नुकसान क्या होता था कि अगर किसी ने ड्रायर यूज़ नहीं भी करनी तो उसके पास ड्रायर का भी कोड जा रहा है, किसी ने बॉटम यूज़ नहीं भी करनी उसके पास बॉटम का भी कोड जा रहा है। तो आप इसने ना 4-5 डिफरेंट लाइब्रेरीज बना दी। आपने देखा होगा पहले हमने स्टैक वाली इंस्टॉल की थी, तो अगर बॉटम वाली नेविगेशन करनी है तो ये लैदा लाइब्रेरी फिर इंस्टॉल करनी, टॉप वाली लैदा है, बॉटम वाली लैदा है, ड्रायर वाली लैदा है, तो हर एक की लैदा लैदा लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी आपको। सही है। तो अगर हम आप बॉटम बार यूज़ करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, बॉटम बार को यहाँ से कॉपी करके सिंपली यहाँ पे आके बॉटम वाली लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेंगे। और अब हमें जो बॉटम वाल वाला नेविगेटर है वो इंपोर्ट करना है, ये वाली लाइन कॉपी करेंगे। नेविगेशन में जहाँ पे हमने स्टैक वाला किया था वहाँ पे अब बॉटम वाला भी इंपोर्ट कर लेंगे। जिस तरह स्टैक वाले को क्रिएट किया था ऐसे स्टैक के साथ ही बॉटम वाले को भी क्रिएट कर देंगे। अब जिस तरह टैब नेविगेटर जिस तरह आपने क्रिएट किया था स्टैक नेविगेटर, इस तरह आप अब टैब नेविगेटर क्रिएट करोगे। तो अभी के लिए मैं स्टैक नेविगेटर को क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और उसकी जगह में मैं लगा देता हूँ टैब नेविगेटर। और टैब नेविगेटर में भी डेफिनेटली ये जो नेविगेशन होगी, ये जो टैब्स हैं इन पे जो क्लिक करेगा तो कौन सी स्क्रीन आएगी मैटर करता है ना। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसका नाम दूंगा मैं, लाइक होम के लिए होम आएगी,
सेटिंग के लिए मैं कह देता हूँ कि लॉगिन आएगी। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करके करूँगा तो देखो मेरे पास दो टैब्स बन गए, होम अगर मुझे एक और टैब बनाना है तो मुझे क्या करना है, एक और कॉपी कर लूँगा और उसमें क्या प्रोवाइड कर दूंगा, होम की जगह में मैं भी चैट, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, चैट कंपोनेंट कॉपी। देखो चैट होम सेटिंग, कौन सा पहले आ रहा है, जो पहले पड़ा है। सीक्वेंस चेंज करनी है, आप ऊपर नीचे कर लो। मतलब इसमें तो बंद हो जाएगी ना, ये कोई स्टैक तो नहीं है ना, ये तो टैब नेविगेशन है, प्रेस करके जाएगा। इसी तरह आपने ड्रायर लगाना है तो ड्रायर की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल कर लेंगे। आइकन चेंज करना हो तो उसने मेथड बताया है। ये देखो इसके डिफरेंट प्रॉप्स हैं। नेचर राउट नेम क्या होगा, स्क्रीन ऑप्शन, बिहेवियर, उसमें ये चीज़ें बताई। टैब बार, तो इस टैब बार में अब देखो उसने क्या किया, यहाँ पे ये एक पूरा कंपोनेंट हम कस्टम बना सकते हैं और उसमें पूरी डिज़ाइनिंग, उसके ऑन प्रेस पे क्या करना है, लॉन्ग प्रेस पे क्या करना है और उसका लेबल क्या होगा, उस पर ऑन प्रेस पे किधर जाएगा, वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, आइकन चेंज करने के लिए हमें देखना है, इसका एक प्रॉप है, स्क्रीन ऑप्शन में ही आता है। यानी कि आप चैट सारी आपको पढ़नी पड़ेगी। थोड़ी चीज़ें तो आप भी पढ़ने की कोशिश करो ना। जैसे ये देखें, टैब डॉट स्क्रीन फीड कंपोनेंट दे दिया। अब उसके साथ हमने क्या प्रोवाइड साथ करना है, ऑप्शंस की प्रॉप, उसमें एक ऑब्जेक्ट होगा, उसमें फिर टैब टॉप बार लेबल भी हम चेंज कर सकते हैं, उसमें टैब बार आइकन भी चेंज कर सकते हैं और आइकन में आप अपनी मर्जी का कोई भी आइकन यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं, एसवीजी या कोई आइकन, पीएनजी या इमेज कोई लगानी है या जो भी करना है, वो लाइब्रेरी चाहिए हमारे। ऑल गुड। तो इस तरह से हम आइकन भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ड्रायर भी कर लेंगे ना। टॉप बार में कोई टॉप बार में कोई इशू, टॉप बार की लैदा लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेंगे, उसको भी ऐसे उसने बताया हुआ है कैसे करना है, वैसे यूज़ कर लेंगे। और ड्रायर में उसकी भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेंगे और उसका जो भी सिस्टम है ये वाला सेटअप करेंगे तो नाम देंगे तो ड्रायर नेविगेशन हो जाएगी। अब हमने देखना है कि इनको कॉम्बिनेशन में कैसे कर सकते हैं। अक्सर ऐप में ऐसे भी है ना कि बॉटम भी है फिर स्टैक भी है, जैसे व्हाट्सएप है इसमें बॉटम और स्टैक दोनों है, कैसे बना, ये देखो ये बॉटम आगे नीचे। अब इस चैट इस होम के अंदर ये देखो आगे स्टैक आ गई, यानी कि स्टैक और बॉटम दोनों। कब, लेकिन ये तो स्टैक नया टैब और नीचे ही है ना। नहीं, ड्रायर का मतलब है साइड बार आना। यार ये देखो ना, ये ड्रायर है, ये जो साइड से पॉपअप आता है वो तो स्वैप है ना, स्वैप फीचर होता है, ये टैब बार का फीचर है। ये तो हम ये तो बाय डिफॉल्ट हमें भी मिल रहा होगा, इसके अंदर भी स्वैप आ जाता है। हाँ तो वो तो उसमें उसका फीचर है कि स्वैप करना है।
अच्छा, अब ड्रायर है, ड्रायर का सेटअप करके उसको, अब आइडिया ये है कि अगर मुझे दोनों को यूज़ करना है फिर मैं क्या करूं? हाँ, एक को मैं कर दूंगा पेरेंट, बाकियों को मैं बात बना दूंगा चाइल्ड। तो मैं क्या करूंगा, जिस तरह ये वाला नेविगेशन का कंपोनेंट बनाया है, इस तरह एक सेपरेट मजीद कंपोनेंट बना लूंगा। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हम वो कंपोनेंट लगा लेंगे, उस कंपोनेंट को मजीद देखिएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं स्टैक नेविगेशन को स्टैक के अंदर टैब कॉल करें या टैब के अंदर स्टैक कॉल करें? टैब के अंदर स्टैक कॉल कर लेते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, स्टैक नेविगेशंस, और उसका मैं पूरा एक कंपोनेंट टाइप बना लिया, उसमें मैंने रिटर्न कर दिया। अब ये जो स्टैक वाला कोड था ना, मैंने यहाँ से उठा के इसके अंदर पेस्ट करके इसको अनकमेंट कर दिया। अच्छा, मैंने स्टैक नेविगेशन का लैदा से एक कंपोनेंट बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इनमें से मैं चाहता हूँ कि होम में ना स्टैक नेविगेशन चले। तो मैं क्या करता हूँ, होम की जगह पे मैं स्टैक नेविगेशन को कॉल कर देता हूँ। अच्छा, अब जब यूज़र होम पे जाएगा तो लॉजिकली उसके अगेंस्ट ये स्टैक नेविगेशन वाला कंपोनेंट चलेगा। उसके अंदर फिर लॉगिन है, होम है, साइन अप है, तो उसमें फिर ऑटोमेटिकली पहला कौन सा चल जाएगा? लॉगिन। तो होगा क्या कि जब मैंने यहाँ पे किया स्टैक नेविगेशन ओपन, मैं जैसे ही होम पे गया तो देखो मैं लॉगिन पे आ गया। अब मैं यहाँ पे होम पे जा रहा हूँ, मैं इधर आ रहा हूँ, इधर से गो टू चैट में जा रहा हूँ, गो टू बैक में जा रहा हूँ, और देखो ये सारा चल रहा है। और इधर करूँगा तो इधर सिंपल चल रहा है मेरा सिनेरियो। बात समझ आ गई? हो, हमने किया क्या कि होम वाले टैब के अंदर सिंपली एक पूरी नेविगेशन ही कॉल कर दी। उस नेविगेशन में डेफिनेटली जब होम पे क्लिक करेगा सबसे पहली स्क्रीन कौन सी चलेगी? लॉगिन वाली। फिर उसमें मैं नेविगेट कर सकता हूँ उसी टैब में रहते हुए दो तीन तीन स्क्रीनों में, क्योंकि मैंने उसमें तीन स्क्रीनें नेविगेटर में पास की हैं। उसके अंदर जाते हैं, उसके अंदर लॉगिन और साइन इन दोनों के पेज होते हैं, तो हाँ, वो अलग काम करते हैं बाकी के डिश पर। ऐसे ही। ऑल गुड। हम ऐसा भी कर सकते थे कि रूट लेवल पे स्टैक चला दे, फिर किसी एक के स्टैक पे ओपन करने पे बॉटम नैप बार चला दें। मतलब इसका उल्ट कर दें, ये वाला कोड नीचे ले जाएं, वो कोड इधर ले आएं। तो फिर स्टैक चलेगी नॉर्मल, फिर किसी स्क्रीन पे जाएंगे तो नीचे नैप बार आ जाएगी। तो ऐसे होता है जैसे लॉगिन वगैरह पे बॉटम बार नहीं होता, तो इसका मतलब पहले स्टैक चलती है, फिर किसी एक स्क्रीन पे हम जब यूजर होम पे जाता है फिर नीचे बॉटम बार आ जाती है। जैसे व्हाट्सएप लॉग आउट करते हो तो नीचे बॉटम बार नहीं आता ना। मतलब वो जो सामने पहले वाला किया स्टार्टअप पेज में आएगा ना, वो अगर हम लॉगिन करते हैं और वो बात नहीं, लॉगिन तो नहीं ना स्टार्टअप पेज में आएगा। हाँ, कंटिन्यू के बाद लॉगिन स्क्रीन पे आओगे ना, तो लॉगिन स्क्रीन के नीचे बॉटम बार नॉर्मली नहीं होता है। तो इसका मतलब पहले स्टैक चलेगी, उसमें भी बॉटम बार चलेगी। समझ आ गई बात? यहां तक किसी को कोई इशू के नेविगेशन क्या है? रैक नेविगेशन क्या है, स्क्रीन कैसे बनानी है, उनमें नेविगेट कैसे करना है, और ड्रायर बॉटम और स्टैक नेविगेशंस क्या हैं और वो कैसे वर्क करते हैं? समझ आ गई है सबको? कोई क्वेश्चन हो किसी का?
अब जो आप ऐप बना रहे हो उसमें नेविगेशन भी ऐड करनी है। आसानी होगी, थोड़ा टाइम बढ़ा लेते हैं, लेकिन उसमें आपने एक नेविगेशन भी ऐड करो उन स्क्रीन्स के अंदर। वो ऐप क्या थी, उसमें नेविगेशन फिर कौन सी यूज होगी देखें वाला। फिग्मा भी जाना चाह रहा हूँ। ऐप इंट्रो, इंट्रो ये स्प्लैश स्क्रीन भर गई। ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? थ्रू रैग नेटिव स्प्लैश लाइब्रेरी है जो, उससे कर लेंगे ये सेटअप। ये वाली लाइब्रेरी चली जाएगी। फिर ये वाली जो इंट्रो स्क्रीन है, ये तेल, ये किस में बन जाएगी? ऐप इंट्रो, रैग नेटिव ऐप इंट्रो में। उसके बाद सबसे पहले यूज़र ऐप इंट्रो के बाद किस में आएगा? बॉटम नैव बार में। ये देखो, ये बॉटम नैव बार है। हाँ, उसके बाद ये स्टैक नेविगेशन आएगी ना, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ रही है, तो स्टैक नेविगेशन आएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टैक, ये सारा, ये फिर स्टिल बॉटम बार में है, तो वो फिर हम देखेंगे कौन सा स्टैक चाहिए कौन सा, उस हिसाब से। मेनली इसमें बॉटम बार और स्टैक नेविगेशन ही है। और अब ये नॉर्मली ऐप इंट्रो के बाद यूज़र को डायरेक्टली इधर आना चाहिए ना, तो इनके आगे ये लगा देते हैं इधर हम। वैसे नीचे बटन पर लगा दें। बटन पे ये सारी स्टैक, ये फिर स्टैक नेविगेटर बन जाएगा ना। हाँ बटन, हाँ सिर्फ बटन पे नेविगेट करना है, लॉजिक तो नहीं होंगे। बटन पे इस पर क्लिक करेंगे, अगली अगली स्क्रीन आती रहे, और फिर जब इस पर क्लिक करें तो फिर ये बॉटम बार वाली स्क्रीन आ जाए, और उसमें स्टैक आ रहा है, बॉटम आ रहा है, इस तरह से ये चलती। सही है। एपीआई की वो प्रोजेक्ट से क्रिएट करनी पड़ती है, उसमें क्रेडिट कार्ड तो चाहिए। वो फिर डेफिनेटली आप उसके अलावा स्क्रीन पे चैट वो करके प्रैक्टिस कर लो ना। अच्छा जी, ये वाली आपने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है और ये डिज़ाइन बनाना है।